प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप हमारे साथ में हैं तैयारी करने के लिए, समझने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए हम फिर से तैयार हैं एक बार। और हम जिस विषय वस्तु पर आज चर्चा करने वाले हैं वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो 2023-24 का जो सत्र हुआ अभी पिछले एग्ज़ाम में, मतलब इसी गर्मी की बात करें तो गर्मी में जो पेपर हुआ मुख्य परीक्षा का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया। और इसके बाद फिर जो बच्चे रुक जाना नहीं के एग्ज़ाम दिए उसमें भी ये क्वेश्चन आया। तो मैं जितने सालों से मैं देख रहा हूँ, लगभग 10-11 साल से मैं स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है हमेशा आता है। हमेशा मतलब 1-2 साल ही ऐसा हुआ होगा कि छूटा होगा। 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 99% चांस इसके हैं कि ये क्वेश्चन आएगा और आप लोग जो है अच्छी तैयारी इसकी कर लें। तैयारी क्या करना है, सिर्फ समझ लें। समझना ही बाकी है, बाकी और कुछ इसमें रहता नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को इसका लिखना है इसको। ठीक है, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हम करते हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए। 100% दीजिए का मतलब ये है कि जिस भी काम को करें पूरी लगन, पूरी मन, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मीयता के साथ में करें। काम छोटा हो सकता है, काम बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये है हम जितना कर सकते हैं ना पूरा 100% उसमें दो, है ना। जैसे मैं खेत जब हम जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे हमारे खेती बाड़ी वाले परिवार से जुड़े, खेत जाते हैं, जी भर के काम करो। ठीक है, पढ़ाई करते हो जी भर के करो, टीवी देखते हो जी भर के करो। ठीक है, अभी इसको मोबाइल पे नहीं ले लेना कि मोबाइल भी देखते हो तो जी भर के देखो, ऐसा नहीं। मोबाइल जो है वर्तमान समय में चिंता का एक विषय है। अगर एक मोबाइल का सदुपयोग किया जाए तो इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल का दुरुपयोग हो गया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन भी दांव पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो शॉर्ट्स रील्स जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर इफ़ेक्ट डालती है। जो ई कचरा है, ई वेस्टेज है, वो पूरा हमारा दिमाग जो है उससे पूरा भर रहा है। उसका हम क्या करेंगे? जो फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं हम उसका क्या करेंगे? ठीक है, तो सोचिए, एक बार तो ज़रूर सोचिए कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमें देना चाहिए समय इसको कि नहीं देना चाहिए। हाँ, एक बात अलग है, एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं कोई भी चीज़ को, लेकिन इतना भी ना देखो कि डूब जाओ उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिस काम को भी करो तो बिल्कुल अपना 100% दो। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण बोलूँ अगर मैं, कि कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करने भी जाता है, आपको ऐसी नौबत ना पड़े, लेकिन अगर कभी पड़ जाए तो ऐसा काम कीजिए कि जब उस व्यक्ति को दोबारा से मजदूर की तलाश हो तो वो 100 व्यक्ति छोड़कर सिर्फ आपका ही विचार करे कि वो व्यक्ति मेरे पास आ जाता तो अच्छा था। इस तरीके की मेहनत होना चाहिए कि हज़ारों में आप एक अलग ही अपनी पहचान रखें। ठीक है तो ये कहता है, मतलब जैसे कि हम टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसके पात्र में हम घुस जाते हैं। हम अपने आप को, जैसे विलन होता है तो उसको मार मार खूब मार, इस तरीके की बातें करने लगते हैं। ये है हम कैरेक्टर पे चले गए उसके। तो जिस काम को करते हो बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर समर्पित भाव से करो, अगर जीवन में सफल होना है तो। ठीक है, जीवन की सफलता का यही राज है। और दूसरी राज है खुद को प्रेरित करना। हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहो, है ना। मोटिवेट कैसे करोगे कि हमें ये काम करना है, हमारा ये लक्ष्य है ना। अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए और आगे की तरफ बढ़ो। देखिए, सफलता आपको निश्चित तौर से मिलेगी। जीवन के आप किसी भी पड़ाव पे हों, जीवन की किसी भी परिस्थितियों पे हों, जीवन की किसी भी परेशानियों पे हों, अपने आप को प्रेरित करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कौन सा प्रश्न है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आप लिख सकते हैं, उत्तर ये आ सकता है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिए, ध्यान से सुनिए।
रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। समझने के बाद एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें लिखिए। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर देखिए आप ये मत सोचिए कि जांचने वाला कितना नंबर देगा। आप ये सोचिए कि आपने सीख लिया ना, सीख लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर के पीछे मत भागिए। ठीक है, नंबर तो आ ही जाएंगे, आप तो समझने पे फोकस कीजिए अपना। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इनकी चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक मतलब जैसे कि ये हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसको घुमा भी देते हैं तो ये पृथ्वी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो इसमें जो है भौगोलिक कारक क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, मिट्टी है ना, जंगल हैं, जो जितनी भी ये समुद्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, भौतिक कारक। भौतिक कारक का सीधा सी समझो, भौतिक या जो भौगोलिक कारक होते हैं जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, ठीक है, तो वो कहलाएंगे भौतिक कारक। और जिसने को मनुष्य ने बनाया तो वो कहलाएगा मानवीय कारक। जैसे मिट्टी एक भौतिक कारक है, किंतु मिट्टी से ईंट बन गई, मटका बन गया, मूर्ति बन गई, तो वो कहलाने लगा मानवीय कारक। तो समझ गए भौतिक कारक, मानवीय कारक। तो यहाँ पर हम भौतिक कारकों की बात करेंगे और ये करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के वितरण में उसका क्या योगदान है। पहली बात करें जल की। ठीक है, जितने भी हम पॉइंट बताएंगे उसमें दो चीज़ें रहेंगी। एक तो ये रहेगी कि कहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी और कहाँ पर कम निवास करेगी। फोकस किस पर रहेगा, अधिक निवास कहाँ करेगी और कम निवास कहाँ करेगी। अब देखें, जल उपलब्धता, जल उपलब्धता भी लिख सकते हैं आप। अब मान लीजिए की बात, आपको किसी स्थान पर रहना है, ठीक है, आप अपने को कैरेक्टर पे ढाल के देखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए की बात, आपको किसी स्थान पर रहना है या बसना है जाकर, तो वहाँ पर जो है देखिए, जल की उपलब्धता जहाँ पर होगी वहाँ जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। याद रखिएगा, जल जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और जल की उपलब्धता जहाँ कम होगी वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगी। यही बात आपको लिखना है। जिन स्थानों पे जल की उपलब्धता पर्याप्त होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, एवं जिन स्थानों पर जल की उपलब्धता कम होगी वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। उदाहरण लिख दीजिए उसका। अब उदाहरण में क्या लिखेंगे, जनसंख्या अधिक कहाँ निवास करती है, चीन में हांगू नदी है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। नदियों में, झीलों में, इन्हीं चीज़ों में तो जल है, जो धरातलीय जल है, सतही जल है। और भारत में देख लो तो भारत में गंगा नदी है ना, इधर पाकिस्तान में देखो सिंधु नदी, गंगा नदी, इस तरफ वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस वाले भाग में मिसिसिपी, मिसौरी नदी। तो ये क्या है, ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है। इसका कारण है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, क्योंकि जल हम भी जीवन है, जल के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है जीवित। ठीक है, ये लिखने के बाद ये उदाहरण लिखेंगे कि भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, ये क्षेत्र जो है घने बसे हैं क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता पर्याप्त है। एवं देखो, अब एवं क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर सुनेरान का मरुस्थल है, ठीक है, ये वाले भाग में आटाकामा का मरुस्थल है, और नीचे जो है पेंटागोनिया का दक्षिणी अमेरिका में ये सहारा मरुस्थल है, ठीक है, ये कालाहारी मरुस्थल है। भारत में थार का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, सिप्सन का मरुस्थल, ग्रेट है ना, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये पूरा की पूरा ऑस्ट्रेलिया का ये भाग पूरा क्या है, पूरा जो है मरुस्थली है। अब मरुस्थली का मतलब जल उपलब्ध नहीं है, तो जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता कम है वहाँ जनसंख्या कम निवास करती। शुरू में लिख दिए पैराग्राफ में कि जहाँ अधिक, जहाँ पे कम। इसके बाद लिख दिए उदाहरण उसके कि कहाँ पर कम। तो लिख देंगे अफ्रीका के, ठीक है, जहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, सहारा, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का पूरा भाग
खाली है। अच्छा, मरुस्थल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्ण मरुस्थल और दूसरा होता है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल मतलब जहाँ बर्फ जमी हुई, ये ऊपर का हिस्सा ग्रीनलैंड में बहुत वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये अंटार्कटिका का ये वाला हिस्सा, ये पूरा की पूरा शीत मरुस्थल है। मतलब यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, जहाँ पर देखोगे नज़र बर्फ ही जाएगी। अच्छा, विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश भी है ये, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश ये क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये अपने आप में खास इसलिए क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप किसको कहते हैं? जो चार तरफ से जल राशि से घिरा हो, तो ये चारों तरफ से जल से घिरा है, इसलिए द्वीप कहलाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश भी है ये, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश ग्रीनलैंड। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ग्रीनलैंड हमने शायद नहीं बताया था, नोट कर लीजिएगा। अब ये पूरा पॉइंट आपने समझ लिया होगा। तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सहारा मरुस्थलीय भाग में, है ना, कालाहारी, ये ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा, ये वाला भाग कनाडा कहलाता है। सोवियत रूस की उत्तरी वाली, अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती। किसके कारण से? जल। अब ये मत सोचिए कि ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है तो जल ही है, बर्फ़ पिघलती है तब जल बनता है। ठीक है, तो समझिए इस बात को। जल की उपलब्धता, यहाँ जो मनुष्य ही नहीं है तो जल, बर्फ़ उपलब्ध भी है तो क्या करोगे, है ना, ये चीज़ें हैं। तो समझ लीजिए, इस बात को आसानी से लिख दीजिएगा। दूसरी बात करें अगर हम भू आकृति, भू आकृति में भी यही बात करेंगे, अधिक और कम, किन स्थानों पे अधिक जनसंख्या निवास करेगी। चलिए आपको ऑप्शन देता हूँ। आपको निवास करने के लिए जाना है, आपको कह रहे हैं पर्वत में जाओगे कि मैदान में जाओगे, बताओ। आंसर मिल गया होगा, मैदान में जाएंगे। ठीक है, पर्वतें देखिए प्राकृतिक वादियाँ जरूर हैं, लेकिन जीवन की दशाएं कठिन है, वहाँ पर सड़कें नहीं होंगी। ठीक है, और रोज़मर्रा के जो सामान होंगे वो नहीं पहुँचेंगे, परिवहन के साधन नहीं होंगे, तो कुल मिला के खेती बाड़ी हम नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। इस तरीके से देखा जाए तो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, यहाँ पर वो मरुस्थल कह रहा हूँ, विश्व के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ, जैसे यहाँ पर राकीज पर्वत, मतलब ये उत्तरी अमेरिका राकीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत, अफ्रीका एटलस पर्वत, ठीक है, आल्पस पर्वत, यूरोप में आल्पस और यूराल, यूरोप में आल्पस पर्वत और यूराल पर्वत, एशिया में हिमालय पर्वत। तो ये पूरा की पूरा जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ठीक है, अधिक कहाँ निवास करती है? मैदान में। फिर वही बात हो गई, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में हांगहो का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी का मैदान। ठीक है, और ये वाला भाग घना बसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी भाग क्या है? मैदानी भाग है। तो हम बात करें कि जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक निवास करेगी। फिर लिखिए, वे स्थान जो नदियों के मैदानों में बसे हैं, समतल हैं या मंद ढाल वाले हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके विपरीत जिन स्थानों पर जो है जनसंख्या क्या है, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ठीक है, ये बात लिख देंगे, उदाहरण में लिख देंगे आप लोग कि विश्व के जितने भी उदाहरण लिखेंगे, विश्व के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, चीन में हांगहो का मैदान, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी का मैदान, ये भाग हैं जो विश्व के घने बसे हुए घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना लिख लेंगे। इसके बाद है जलवायु। क्या? जलवायु। फिर अधिक और फिर कम। देखिए जलवायु की अगर हम बात करें तो एक हम यहाँ पर, अच्छा ग्लोब ही तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इसमें समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये कहलाता है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री के बीच की रेखा है। यहाँ पर देखें तो ये वाला भाग जो पृथ्वी के बीचों बीच का हिस्सा है, ठीक है, ये कहलाता है भूमध्य रेखा। इससे जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे और दक्षिण की तरफ जाओगे तो तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, आप सोचें तापमान ज़्यादा है, तापमान क्या है? ज़्यादा है,
और तापमान कम है। हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है? ये दोनों दशाएं जरूरी नहीं है कि तापमान ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तापमान कम भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा हो? समशीतोष्ण। सम या उपोष्ण मतलब ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो। तो देखिए समशीतोष्ण का मतलब ये है, अब यहाँ पर बात करें, मुख्य रूप से पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांट दिया जाता है। 0 से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर तापमान अधिक होता है। अभी 21 जून था, 21 जून जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध का जो है सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा यहाँ पर सूर्य की स्थिति होती है कर्क रेखा के सामने, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ जो गर्मी ज़्यादा होने के कारण से इस क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। दूसरा, जो ये क्षेत्र ऊपर के दिख रहे हैं 66.5 से 90 डिग्री वाला क्षेत्र, तो ये क्षेत्र है, और इधर भी नीचे का क्षेत्र 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या क्या निवास करेगी? कम। जैसे हमने बताया कि ये शीत मरुस्थल है, ऊपर का हिस्सा, यहाँ नीचे का हिस्सा शीत मरुस्थल है, तो यहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करेगी, क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ज़्यादा तापमान वाला क्षेत्र है। ज़्यादा तापमान होने के कारण से जो है यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। अब बीच का जो सबसे आदर्श क्षेत्र है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में देखा था कि 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, 20 से 20 मतलब ये, 40 डिग्री मतलब ये, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। उसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला हिस्सा कौन सा? यूरोप का हिस्सा। तो ये विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं जहाँ पर जलवायु क्या है? अच्छी जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु। तो समझिए कि उष्ण जलवायु में कम लोग निवास करेंगे, और कौन सी? ठंडी जलवायु में कम लोग निवास करेंगे। ठीक है। जनसंख्या अधिक कहाँ होगी? अधिक होगी समशीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, है ना। तो जलवायु की बात समझे, जिन स्थानों पे जलवायु कष्टप्रद है, आप लिखेंगे कैसा? जिन स्थानों पे जलवायु क्या है? उत्तम है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जिन स्थानों पर जलवायु क्या है? कष्टप्रद है, उन स्थानों पर जनसंख्या कम निवास करती है। अब अधिक और कम की बात करें तो भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जहाँ जनसंख्या अधिक, उत्तम जलवायु होने के कारण से जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी ओर लिख देंगे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, है ना, कनाडा, ये सोवियत रूस का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जो है, ठीक है, इसको साइबेरिया कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा की पूरा, उसको लिख देंगे कि यहाँ पर कम आबादी निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कष्टप्रद है। बन जाएगा, 3 हो गए। चलिए, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें। मिट्टी, फिर आपके पास क्वेश्चन है कि भाई कौन सी मिट्टी में आप रहना पसंद करोगे? जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर, कि अनउपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर? बताएं, उपजाऊ में रहोगे मिट्टी पे कि अनउपजाऊ पे? दिमाग पे अगर आपने जोर डाला हो, सोचे होंगे तो लगा होगा आपको कि जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन मिलेगी हम तो वहीं रहेंगे। ठीक है। तो विश्व के जितने भी उपजाऊ क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत है, चीन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये नदियों के द्वारा बने हुए हैं। और भारत का दक्षिणी क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। चीन में जो है हांगो का मैदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है। तो ये जो है प्रेरी का मैदान है, स्टेपीज का मैदान है। तो जितने भी घास के मैदान है वहाँ पर जो है जनसंख्या क्या पाई जाएगी? अधिक पाई जाएगी। आप तो देशों के नाम याद रख लेना, ये सबसे घना क्षेत्र है। इनका नाम सभी एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो। तो जहाँ पर मृदाएं क्या होंगी? उत्तम होंगी, वहाँ कृषि अच्छी होगी, जीवन की दशाएं अच्छी होंगी, तो लोग वहाँ पर क्या करेंगे? अधिक निवास करेंगे। और जिन स्थानों पर जमीन क्या होगी? अनुपजाऊ होगी, उन स्थानों पर जनसंख्या कम निवास करेगी। अब उन स्थानों की बात करें, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग, ठीक है, ये वाला हिस्सा दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थलीय भाग जो आटाकामा का मरुस्थल था, पेंटागोनिया का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, है ना, भारत में थार का मरुस्थल,
ये है मंगोलिया, गोबी का मरुस्थल, है ना। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये जो है पूरे के पूरे मरुस्थली क्षेत्र होंगे जहाँ पर मृदा क्या होगी, अनुपजाऊ होगी। ठीक है, तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद है भौतिक कारक में हो गए सब। इसके बाद हम बात करें आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या होते हैं, जिनसे हमें क्या किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ हो, है ना। आर्थिक कारक होंगे जो हमारे जीवन के कौन से पहलू से जुड़े हुए हैं, आर्थिक पहलू से जुड़े हुए हैं। तो आर्थिक कारक जो है वो कौन सा है, पहला है खनिज। खनिज देखिए अपने आप से पूछ लीजिए, जहाँ खनिज मिलेंगे वहाँ लोग रहेंगे कि जहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ रहेंगे। तो आंसर आ जाएगा जहाँ खनिज मिलेगा, खनिज अधिक होंगे, वहाँ जनसंख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। और जहाँ खनिज नहीं मिलेंगे, खनिज कम होंगे, वहाँ जनसंख्या भी कम होगी। ठीक है, अब ये क्या है, कम जनसंख्या अधिक जनसंख्या खनिज के कारण से। इसका कारण ये है जहाँ पर खनिज मिलेगी वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर उद्योग होंगे तो रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर बस्तियाँ बस जाएंगी, जो लोग काम करने जाएंगे वो वहीं रहेंगे, तो होटलें खुल जाएंगी, परिवहन के साधन डेवलप हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जहाँ पर खनिज नहीं मिलेगा वहाँ पर जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उद्योग नहीं होंगे तो लोगों को काम धंधे नहीं मिलेंगे, तो उस क्षेत्र से क्या करेंगे, लोग पलायन कर जाएंगे। तो जहाँ पर खनिज अधिक है, जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार ये खनिज की थैली कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर यूरोप में रूर क्षेत्र, ये रूर घाटी। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ पर महान झील क्षेत्र है। कौन सा झील क्षेत्र है, महान झील क्षेत्र। यहाँ खनिज निकलता है पर्याप्त मात्रा में, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका का ये नीचे वाला हिस्सा, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसका कारण है खनिज की उपलब्धता। किसकी उपलब्धता, खनिज की उपलब्धता, है ना। तो फिर वही बात है, भारत में छोटा नागपुर का पठार, है ना। यूरोप में कौन सा बताए थे अब भी, चलिए अब ध्यान रखिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये है कौन सा, महान झील क्षेत्र। ठीक, ये यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं, इसलिए भाग जो है घने बसे हुए हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के भी घने बसे हुए हैं, यहाँ पर कूलगार्डी और कालगुडी सोने की खदानें हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर होंगे, जहाँ पर खनिज अधिक होगा वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और जिन स्थानों पे खनिज उपलब्धता कम होगी वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगी। कारण सहित लिखेंगे तो रोजगार प्राप्त होता है इसलिए अधिक निवास करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और कम जनसंख्या क्यों निवास करेगी, क्योंकि जहाँ पर लोगों को अवसर ही नहीं मिलेंगे, कुछ रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, परिवार चलाने के लिए साधन नहीं मिलेंगे, तो वहाँ क्यों रहेंगे लोग। तो वही लिखेंगे, जिन स्थानों पर खनिज उपलब्ध होते हैं वहाँ अधिक जनसंख्या, जिन स्थानों पर खनिज कम उपलब्ध होते हैं वहाँ कम जनसंख्या होती है। अधिक जनसंख्या के उदाहरण भी हमने बता दिया और कम के भी बता दिया। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद है नगरीकरण। कौन सा, नगरीकरण। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में जो नगर हैं उनकी आबादी कितनी है, 31.16%। ठीक है, और गांव में जनसंख्या कितनी है, 68.84%। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो लोग की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही, किस तरफ की ओर, नगर की ओर। तो नगर में जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। नगर में जनसंख्या अधिक निवास करेगी। अधिक क्यों निवास करेगी नगर में जनसंख्या, क्योंकि लोगों को सुविधा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे परिवहन के साधन चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, गांव छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, शहर की ओर। अच्छे जीवन के आकर्षण के लिए लोग गांव से कहाँ का पलायन कर जा रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर जा रहे हैं। तो यही बात लिखेंगे। विश्व के जितने भी बड़े नगर हैं जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। जापान में ओसाका, टोक्यो, भारत में नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, कैनबरा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन का लंदन,
तो ये जो नगर हैं विश्व के प्रमुख नगर बहुत घनी आबादी को क्या करे हैं, समेटे हुए हैं। और ये है कि अब ये चिंता का भी एक विषय बन गया है कि लोग जो नगरों की तरफ जा रहे हैं उससे क्या होगा कि आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा समस्याएं नगरों में होगी, क्योंकि दिल्ली जो है भारत का सबसे प्रदूषित नगर बन चुका है। यहाँ पर वायु प्रदूषण इतने ऊंचे स्तर पर पहुँच गया है कि क्या बताएं, मतलब कि ये है कि लोगों का स्वास्थ्य गिरेगा इन क्षेत्रों में, तो ये एक चिंता का विषय है। तो ये आप लिखेंगे कि जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में नगरीकरण कम हुआ है वहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। उदाहरण लिख देंगे आप लोग। अब इसके बाद है औद्योगिकरण। खनिज के साथ ही बता दिया था हमने औद्योगिकरण। कौन सा औद्योगिकरण? औद्योगिकरण मतलब जिस स्थान पे जहाँ उद्योग अधिक होंगे वहाँ जनसंख्या क्या निवास करेगी, अधिक, और जहाँ पर उद्योग नहीं होंगे वहाँ पर जनसंख्या कम। फिर से वही बात हो गई है ना। ये वाला हिस्सा बताए थे, कौन सा हिस्सा है ये, जहाँ पर महान झील क्षेत्र है, ये कौन सा है, राइन नदी है, डेन्यूब नदी, ये भी एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, भारत का ये वाला हिस्सा जो है छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र है। चीन में भी ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर जापान में बात करें कोबे ओसाका जो है औद्योगिक क्षेत्र है। तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होगी, मतलब औद्योगिक क्षेत्र होंगे, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए लोग जो है औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं। ठीक है, उदाहरण भी हमने बता दिए। और जिन क्षेत्रों में उद्योग नहीं होंगे वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। इतना लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आर्थिक कारक भी अपने कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें धार्मिक कारक की बात करें। भारत के हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ ये एक बहुत बड़ा शब्द है, धार्मिक कारक। जीवन के हर एक पहलुओं से जुड़ा हुआ है लोगों के धर्म। तो धार्मिक कारक कैसे प्रभावित करता है कि मान लीजिए कि बात किसी क्षेत्र में कोई कम्युनिटी के लोग निवास कर रहे हैं, जैसे कि हिंदू या मुसलमान निवास कर रहे हैं, तो इनके जो है कल्चर अलग अलग होते हैं, संस्कृति अलग अलग होते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में ये लोग निवास करेंगे जहाँ इसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो मुस्लिम जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, दिल्ली है ना, उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा अधिक मुस्लिम जनसंख्या है, क्योंकि उन कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसी धर्म के लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसका कल्चर ही अलग है। ठीक है, तो धर्म भी जो है प्रभावित करता है ना जनसंख्या को। और फिर जहाँ पर लोगों को उस वर्ग के उस समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करे। भारत में गाँव की संरचना को देख लें तो आप देखेंगे एक जाति के लोग जो है अलग ही प्रकार का मोहल्ला बना लेते हैं। जैसे विश्वकर्मा मोहल्ला अलग होगा, है ना, और यादव का मोहल्ला अलग होगा, और साहुओं का मोहल्ला अलग होगा, पंडितों का मोहल्ला अलग होगा। तो ये भारत की जीवन शैली में लोगों के या फिर जो रहन सहन का स्तर है या जो रीति रिवाज है वो एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए लोग अपने ही धर्म अपने संप्रदाय के लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। ये भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके बाद है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का मतलब ये है किसी देश में युद्ध की स्थिति हो तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जो शांत क्षेत्र है वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। अब यहाँ पर देख लें कौन से क्षेत्र है, जैसे कि भारत में 1971 में अगर बात करें बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो ये क्षेत्र से पलायन कर गए लोग, क्योंकि युद्ध की स्थिति थी वहाँ पर, है ना। फिर अफगानिस्तान जैसे देश है ना, ताइवान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियाँ निर्मित रहती, तो वहाँ से लोग क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। ठीक है, ये गाजा पट्टी बहुत फेमस है विश्व में, जहाँ से लोग बहुत अधिक मात्रा में इधर उधर आसपास के देशों में जाकर रहने लगे या बस गए। तो जो क्षेत्र जो है युद्ध वाली स्थितियां हो या आंतरिक अशांति की स्थिति हो तो वहाँ पर रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो शांत क्षेत्र होते हैं जहाँ जीवन की उत्तम दशाएं लोगों को प्राप्त होती हैं वहाँ अधिक निवास करते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन हमने बता दिया। इसमें हमने चर्चा कर लिए 4, 3, 7 तो 9 पॉइंट की चर्चा हमने किया। कितना? 9 पॉइंट।
जो विद्यार्थी लिख सकते हैं लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो अगर ये 4 नंबर का आता है, 4 अंक का आता है, तो आप अधिकतम 5 पॉइंट इसके लिख दें। इनको अलग अलग विभाजित नहीं करेंगे, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से 2 लिख दीजिए, इसमें से 2 लिख दीजिए, या इसमें से 1 आध लिख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा सभी संपूर्ण आपका स्पष्टीकरण और पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। धन्यवाद।